एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। विश्वास अब 70 साल का हो चुका था। उसकी दूसरी पत्नी विश्वास से उम्र में बहुत छोटी थी। वह अभी भी जवान नजर आती थी और विश्वास को अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाती थी। ठीक उसी तरह जैसे विश्वास ने अपनी पहली पत्नी को अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाता था, उसको अपनी पहली पत्नी से बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। ठीक उसी तरह विश्वास की दूसरी पत्नी उसके साथ कर रही थी। अनीता के साथ किस्मत ने बड़ी जल्दी इंसाफ कर दिया था। अनीता के हर आंसू का बदला विश्वास अब चुका रहा था। आशीष अपने पिता विश्वास से बहुत गुस्सा था, क्योंकि जो कुछ विश्वास यहाँ पर करके गया था, आशीष तो कभी भी इस बात की उम्मीद न थी। जो घाव विश्वास ने आशीष को दिया था, शायद वह उम्र भर मिटने वाला नहीं था। आशीष ने अपने माँ के लिए जो भी किया वह तारीफ के लायक था। अपनी माँ के हर एक आंसू का बदला मेघा से ले रहा था। मेघा के मुंह से दर्द का शब्द सुना था कि आशीष यादव ने पलटकर उसकी तरफ देखा। कहाँ दर्द हो रहा है, बताओ, तुम्हारे सारे दर्द में दूर कर देता हूँ। वह अपना मोबाइल एक तरफ सोफे पर फेंक चुका था। आशीष को एक बार फिर उठते देखकर वह घबराई थी। नामे सिर हिलाकर कहने लगी, आपके ही तो दिए गए दर्द मुझे तकलीफ दे रहे हैं आशीष। आपकी वजह से आज मैं इस हालत में हूँ। कौन कौन से दर्द बताऊं मैं आपको। मुझे बस भूख लगी है, या मुझे इस कमरे से बाहर जाने दो, या फिर खुद मुझे खाना लाकर दे दो। वह भी आज जिद में हो चुकी थी, लेकिन आशीष यादव अपने सीने पर हाथ बांधकर कह चुका था, भूख लगी है या खाना खाना है, तुम्हें अभी तक 24 घंटे पूरे नहीं हुए मेरी जान। मेरी माँ तो तुम्हारी वजह से पूरे 50 घंटे भूखी थी। माँ ने एक बूंद पानी का उन्होंने हल्क में नीचे नहीं उतारा था, ना ही एक निवाला रोटी का उन्होंने अपने हल्क से नीचे लिया था। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, जितने दुख तुम्हारी वजह से मेरी माँ को मिले हैं ना, हर एक चीज़ का बदला लूंगा तुमसे, और उसके बाद तुम्हें यूं छोड़ूंगा, तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहोगी। इतना कहकर उंगली ऊपर उठाकर धमकाता हुआ आशीष यादव मेघा के ऊपर झुका था। वह कांप चुकी थी। रोते हुए सर झुकाकर आंसू उसकी आंखों से पानी की तरह बहाते हुए कहने लगी, मुझे नहीं पता था मेरी किस्मत मुझे यहाँ तक लेकर आएगी। गलती सिर्फ मेरी ही नहीं है इसमें। जितनी सज़ा आप मुझे दे रहे हैं, क्या इतनी सज़ा आपने अपने बाप को दी है? उनसे क्यों नहीं सवाल करते, सारी सज़ा मेरे लिए ही क्यों? इससे पहले कि मेघा अपनी आवाज़ ऊंची करती, एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर लग चुका था। वह कुछ संभलती इससे पहले ही आशीष यादव अपने मर्दाना हाथों से उसके नर्म गालों को दबोच चुका था। पीछे दीवार से उसका सर मारकर उसके बेहद करीब आ गया। पहले ही उसका जिस्म आशीष यादव के जुल्मों से लहूलुहान हो रहा था, अब इस जुल्म पर तो वह सिहर पड़ी। आंसू तेजी से बहने लगे थे, मगर आशीष यादव को उसकी कहाँ परवाह थी। वह वक्त कब का जा चुका था जब वह लड़की कभी उसके दिल की रानी लगा करती थी, उसे अपने घर की इज्जत बनाने के सपने देखा करता था। अब तो जो कुछ भी था बस बदला ही था। हर तरह से उसे तकलीफ देना चाहता था, क्योंकि उस लड़की की वजह से उसकी माँ इतनी दुख झेल रही थी। दोबारा अपनी जुबान से मेरे बाप का नाम मत लेना, वरना जुबान खींचकर हाथ में दे दूंगा। मेरा बाप जानती हो कौन है? तुम जैसी लड़कियां ही होती हैं थर्ड क्लास गरीब घरों से अपनी इच्छा को पल पल तरसने वाली लड़कियों को, जो अमीर लोगों को फंसाकर उनके पैसों पर अय्यासियाँ करती हैं, अपने पूरे परिवार का मुकद्दर संवार लेती हैं। मगर मेरी जान, यहाँ पर तुम्हारा सामना आशीष यादव से हुआ है। मैं तुम्हें वह सब कुछ करने नहीं दूंगा जो करने के लिए तुम हमारी जिंदगी में आई हो। जो शब्द आशीष कह चुका था वो मेघा के दिल पर किसी हथौड़े की तरह लग रहा था। कहने लगी, आप गलत सोच रहे हैं, बात को बढ़ावा मत दो। मुझे बस भूख लगी है, मुझे खाना खाने दो। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। भूख की वजह से तो सच में उसे चक्कर आने लगे थे। इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह आशीष यादव से बहस करती, लेकिन आशीष अगले ही पल अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। मेघा को गर्दन से पकड़कर उसने बेड पर पटका था। उसके जिस्म में ताकत तो पहले भी नहीं थी। जब फिर से आशीष को अपने करीब आते देखा तो कांप उठी। कहने लगी, नहीं प्लीज, आप मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं। मैं आपके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगी, चीख चीख कर सबको बताऊंगी आप मेरे पति होकर मेरे साथ गलत कर रहे हैं। मेरे परमिशन के बगैर मेरे साथ आपने ये सब कुछ किया। मगर बदले में आशीष का सख्त आवाज गूंजा था। कहने लगा कि अच्छा जाओ, करो शिकायत, जाओ जाओ, अभी जाओ, देखता हूँ किसकी हिम्मत है आशीष के सामने आकर खड़े होने की। इतना कहकर वह एक बार फिर उस पर झुक गया था। उसके मुंह पर हाथ रखकर दोनों हाथ पीछे कर बेड के सिरहाने से बांध चुका था। वह चिल्लाती रही, मना करती रही, मगर उसकी आवाज़ पर तरस खाने वाला आशीष तो कब का मर चुका था, जब उसने अपने बाप के साथ उस लड़की को। जैसे ही आशीष ऑफिस में दाखिल हुआ, सारे एम्प्लॉय खड़े हो चुके थे। सभी आशीष सर, हेलो सर कह रहे थे।
लेकिन वह अपना सर हिलाकर सबको हेलो का जवाब दे रहा था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए वह केबिन की तरफ बढ़ा था, जहां पर उसके पापा विश्वास यादव अपने दबदबे के साथ बैठे पूरे ऑफिस को हैंडल कर रहे थे। आज जो खबर उन्हें सुनाने वाला था, ये सुनकर यादव बहुत खुश हो जाते, क्योंकि कहीं न कहीं आशीष को लगता था कि उसके पापा भी वही चाहते हैं जो वह चाहता है। खुशी के मारे वह दरवाजा नॉक करना भूल गया। एक ही झटके से उसने दरवाजा बगैर नॉक किए खोला तो सामने का मंजर उसके उम्मीद से बिल्कुल बाहर था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सर पर आसमान टूट पड़ा हो। सामने कुर्सी पर उसके अधेड़ उम्र पापा बैठे थे, कोट को उतार कर एक तरफ टेबल पर रखे, शर्ट का अगला बटन खोलकर आस्तीनों को ऊपर किया। उस वक्त वो बिल्कुल आज़ाद होकर बैठे थे। उनके करीब झुकी हुई जो लड़की थी, आशीष यादव के तन मन में आग लग चुकी थी। वह अपने बाप पर शक नहीं कर सकता था और ना ही उस लड़की पर, क्योंकि उस लड़की में तो उसकी जान बसती थी। वह तो उसे अपनी इज्जत बनाना चाहता था, लेकिन वह अपने बाल खोले अपने दुपट्टे को कंधे से नीचे गिराकर झुकी विश्राम के सामने खड़ी थी। श्वास की नजरें जैसे उस पर एक पल के हजारवें हिस्से में वह नजरें आशीष महसूस कर चुका था। जैसे ही धड़ल्ले से दरवाजा खुलने पर सामने आशीष को देखा तो वह लड़की जल्दी सीधी हुई थी। विश्राम ने जल्दी से हड़बड़ाकर अपनी कुर्सी पीछे की थी और अपने कॉलर को झटक कर खुद को नॉर्मल किया था। गला खकार कर कहने लगा, बेटा आओ बैठो, कैसे आना हुआ तुम्हारा? मेरा मतलब है ऐसे अचानक किसी के कमरे में दाखिल नहीं होते, दरवाजे को नॉक करना जरूरी होता है। ये बात अपने पापा के मुंह से सुनकर आशीष के दिल में हलचल सी मची थी। अभी तक वह उस मंजर को भुला नहीं पाया था। जब आशीष को देखकर जल्दी से मेघा ने अपना दुपट्टा ठीक किया तो मेघा पर आशीष की नजर ठहर गई। चेहरे पर आए पसीने को साफ करती हुई कहने लगी, सर मैं बाद में आती हूँ। घबराते हुए विश्राम भी कहने लगे, हाँ क्यों नहीं, मैं कुछ देर के बाद तुमसे उस मीटिंग के बारे में डिस्कस करूंगा। मेघा बगैर आशीष के तरफ दोबारा नजर डाली वहां से जा चुकी थी। आशीष चलता हुआ अपने पापा के सामने आया था। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लगा जैसे उसके पापा उसकी आवाज़ सुन लेंगे। विश्राम कहने लगे, बताओ क्यों हवा के घोड़े पर सवार थे? ऐसा क्या हो गया था? क्या जरूरी बात करनी थी तुम्हें? बताओ। लेकिन सारी जरूरी बातें अब खत्म हो चुकी थी। न जाने क्यों वह मेघा को शक की नज़रों से देखने लगा था। वह लड़की जो पूरे ऑफिस में सबके सामने दुपट्टा लपेट कर रखती थी, कभी भी उसको बिना दुपट्टे को नहीं देखा गया था। बंद कमरे में उसके बाप के साथ वह बिना दुपट्टे के क्या कर रही थी? और इस तरह वह अपना जिस्म मेरे बाप को क्यों दिखा रही थी? इसका क्या मतलब था? वही दूसरी तरफ जिस तरह की चमक अपने बाप की नज़रों में आशीष महसूस कर चुका था, फिलहाल कुछ ना कहना ही ठीक था। वह इधर उधर की बातें करने लगा, मीटिंग के बारे में डिस्कस करने लगा। इस बात से भी वो बेखबर था कि सामने खिड़की से उसका बाप बार बार काम करती हंसती मुस्कुराती मेघा को ही देख रहा था। दाल में कुछ तो काला जरूर था, मगर क्या, वह उस वक्त समझ ना पाया। अपने केबिन में जाकर बैठ गया और कुछ फाइल वगैरह देखने लगा, लेकिन बार बार उसका दिमाग उसी मंजर पर टिका रहा। आखिर मेघा और मेरे बाप के बीच में क्या चल रहा था? और इस वक्त उसका बाप भी उसको नॉर्मल नहीं लग रहा था। जो दुनिया के सामने इतना गुस्सा करने वाला इंसान, वह उस लड़की के साथ ज्यादा ही फ्रैंक हो गया था। जिस तरह उस लड़की को अपने बाप के साथ देखा था, वह हुलिया उसके ऊपर सूट नहीं कर रहा था। ये सोचकर आशीष ने एक गहरी सांस छोड़ी थी। दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। उसने आई कमीन कहा तो एक सुरीली आवाज गूंजी थी। सर उठाकर देखा तो सामने मेघा खड़ी थी। उस वक्त उस मेघा पर बहुत गुस्सा आया था। माथे पर बल डालकर कहने लगा, आइए बैठिए, क्या काम है आपको? अभी भी उसने दुपट्टे को बड़े अच्छे तरीके से अपने ऊपर ओढ़ रखा था। झिझकती हुई आकर आशीष के सामने बैठ गई। आशीष से 2-3 साल की छोटी थी, खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें, सफ़ेद दूधिया रंग। उस पर उसकी वह आवाज़ इतनी नरमी से बात किया करती थी कि सुनने वाला उसकी आवाज़ में ही खो जाता। लेकिन आज उसकी आवाज़ का असर आशीष पर नहीं चल रहा था। वह अजीब सी उलझनों में फंसा हुआ था। जब वो कहने लगी, सर मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। आशीष कहने लगा, हाँ मैं सुन रहा हूँ, बताइए क्या बात है? कहने लगी, सर मुझे 40,000 रुपयों की ज़रूरत है। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा आपसे मांगना, लेकिन मेरे पापा की तबीयत खराब है, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। आप अगर पैसे देंगे तो अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज करवाऊंगी। सरकारी अस्पताल का तो आपको पता ही है, वहाँ पर इलाज कैसा होता है। आशीष ने एक नज़र उसे देखा था। कहने लगा, ठीक है, यूँ तो कोई समस्या नहीं, तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन आइंदा से मुझे मेरे पापा के साथ इस हालत में न देख लूँ। जिस हालत में तुम्हें देख चुका हूँ वह तुम्हारे सर हैं, कोई दोस्त नहीं जो तुम उनके इतने क्लोज खड़ी थी। और खैर जो भी था, मुझे वह सब अच्छा नहीं लगा। न जाने किस मन से वो मेघा को ऐसा कह रहा था, अपने बाप पर शक कर रहा था या मेघा पर। लेकिन अगले ही पल नज़रें झुकाकर मेघा ने
अपना सर झटका कहने लगी, जी जी सर, पता नहीं आपको ऐसा गलत क्यों लगा, मैं तो उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। फिर भी आपने जो कहा है मैं उस पर ध्यान दूंगी। अपने दराज से चेक बुक निकालकर 40,000 भरकर साइन कर दिया। उस चेक को देखकर मेघा की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं अपनी सैलरी से ये सारे पैसे लौटा दूंगी। लेकिन आशीष यही बोला था कि नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम वापस ना भी करो तो। खैर, इतना कहकर मेघा फौरन वहाँ से उठकर चली गई थी। आशीष को लगा शायद उसके पापा ज़्यादा ही बीमार हैं, तभी वो पैसे मांग रही है। और उसके बाद आशीष के दोस्त ने उसे मूवी देखने के लिए बुलाया था। साथ मिलकर मूवी देखने का प्लान था। जानता था उसके पापा उसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जब उसने अपनी मम्मी से अनीता से कॉल करके बताया तो वह पहले तो उसे बच्चे की तरह डांट रही थी, फिर कहने लगी, ठीक है, 2 घंटे से ज़्यादा तुम्हें बाहर रहने नहीं दूंगी। उसके बाद तुम मुझे घर के अंदर नजर आना चाहिए। रात का खाना मैं तुम्हारे साथ ही खाती हूँ ना, सुन रहे हो ना बेटा। आशीष भी वादा कर चुका था, ठीक है मम्मी, रात का खाना बना लेना, मैं अपनी माँ के साथ ही खाऊंगा। वह मोबाइल रख चुका था, अपने दोस्तों के साथ पहले मूवी देखने के लिए चला गया। जब कैफे में आया और कॉफ़ी ऑर्डर करके इधर उधर की बातें कर रहे थे, तभी सामने सड़क पार करते हुए आशीष को मेघा दिखाई दी। वह तो अपनी पलकें झपकना भूल चुका था, क्योंकि मेघा उस वक्त जींस टॉप में थी। वह जो सूट सलवार पहनती थी, चुन्नी भी बड़े ढंग से ओढ़ा करती थी, आज ऐसे देखा तो चौंक गया। बाकी किसी पर्दे का तो नामो निशान तक नहीं था। हाथ में शॉपिंग बैग थी। मेघा के साथ 2 लड़कियां और थीं और एक छोटा लड़का भी था। उनकी शक्लें आपस में बहुत ज्यादा मिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सब भाई बहन हों। आशीष को याद आ गया, कुछ घंटे पहले तो वह रो रो कर अपने पापा के इलाज के लिए पैसे मांग रही थी और अब शॉपिंग करने के लिए इतना तैयार होकर आखिर ये क्या कर रही थी। वह इसी कैफे की तरफ आ रहे थे। फौरन मेनू कार्ड आशीष ने अपने चेहरे के आगे रख लिया। परमीत कहने लगा, अबे यार, ये क्या कर रहा है, किसे अपना चेहरा छुपा रहा है। लेकिन आशीष ने उसे कुछ देर चुप रहने को कहा। यूं अपने ही ध्यान में चहकती हुई मेघा ने अपने भाई बहनों के साथ सामने वाले टेबल पर आकर बैठ चुकी थी। कहने लगी, कोई फालतू खर्च नहीं होगा, चुपचाप सस्ती सी कॉफ़ी मंगवाकर पीते हैं और घर चलते हैं। जानती भी हो तुम लोगों की शर्त पूरी करने की खातिर मैं कैसे कैसे रोनी शक्ल बनाकर सर से कहा कि 40,000 रुपये दे दो, अब सिर्फ 5,000 रुपये बचे हैं, समझ रहे हो ना। सारा तुम लोगों के शॉपिंग पर लगा दिए। 500 का नोट निकालती मेघा बोली तो सामने 14 साल का लड़का हंसकर कहने लगा, लगाओ मुझसे लड्डू की बाजी, अगली बार जब हारोगी पूरे 50,000 का शर्त रखूंगा। वैसे भी तुम्हारे बॉस लोग इतने अमीर हैं, तुम जितने पैसे मांगोगी उनको कौन सा कमी होने वाला है। मगर मेघा हंसकर कहने लगी, नाना बाबा ना, अगर मैं पकड़ी गई ना तो ये नौकरी भी हाथ से चली जाएगी, समझे। ये तो मेरी भोली सूरत से वे लोग धोखा खा जाते हैं, लेकिन अब उसका ये मतलब थोड़ी है कि हर वक्त मैं उनको चूना लगाती रहूं। आशीष के तो पैरों से लगी और सर पर जाकर बुझी थी। ये लड़की किस तरह शातिर थी, बाप की बीमारी का बहाना करके यहाँ पर बहन भाइयों के साथ मजे लूट रही थी। उस वक्त चुपचाप वो परमीत के साथ वहां से निकल आया। लेकिन अगले ही दिन जब मेघा ऑफिस में आई तो उसे सीधा आशीष ने अपने पास बुलाया था। चेहरा उसका फिर से उदास था। आशीष ने सवाल किया, आपके फादर अब कैसे हैं? उन्हें अस्पताल लेकर गई थी ना? जी जी, मैं उनको अस्पताल लेकर गई थी, भगवान की कृपा है, अब पहले से ठीक है, सरसरी अंदाज में आशीष कहने लगा। अच्छा, कौन से कैफे में लेकर गई थी? फौरन उस मशहूर कैफे का नाम ले चुकी थी। अगले ही पल अपनी जुबान उसने अपने दांतों के नीचे दबाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आशीष चलता हुआ मेघा के पास आया। वह चाहती तो एक जगह रुक सकती थी, लेकिन अपने कदम उल्टे उठाने लगी। आप कैफे क्यों कह रहे हैं? मैं तो उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई थी। आशीष की आंखों में देखकर कहने लगा, अच्छा, कल कैफे में तो मुझे तुम जैसी हूबहू लड़की दिखाई दी थी। लड्डू की बाजी हार चुकी थी, बेचारी बहन भाइयों के शर्त लगा चुकी थी। जैसे जैसे आशीष राज उगल रहा था, मेघा तो दीवार से जा लगी थी। दीवार के दोनों तरफ आशीष हाथ रखकर उसका रास्ता बंद कर चुका था। आशीष के बॉडी से उठ रही महक की परफ्यूम उसको शर्मसार कर रही थी। वह आंखें बंद कर चुकी थी। एक पल को उसे इस हालत में देखकर आशीष के दिल को भी कुछ हुआ था। न जाने कब उसका दिल उसे कुछ करने पर उस्काने लगा। वह अपना चेहरा आगे बढ़ाते हुए मेघा पर झुकने लगा था कि तभी बाहर से पापा की आवाज़ आई। अगले ही पल मेघा से दूर हुआ था, लेकिन मेघा की खामोशी उस पर से ये पर्दा उठा चुका था। कहीं ना कहीं मेघा भी उसे पसंद कर रही थी, वरना कब की उसे धक्का देकर जा चुकी होती। प्यार का पहला एहसास तो आशीष के दिल में फूट चुकी थी, मगर इस बात से अनजान था कितना बड़ा तूफान उसकी जिंदगी में आने वाला है। विश्राम वहाँ केबिन में आए थे। मेघा को वहाँ पर देखा तो एक दिल फरेब सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर छाई थी। फिर आशीष की तरफ देखकर कहने लगे,
जानते हो ना, शाम को सगाई के फंक्शन में जाना है। चलो फिर घर चलते हैं, बाकी काम मैनेजर देख लेगा। वह दोनों बाप बेटा घर के लिए निकल चुके थे। आज उनके करीबी रिश्तेदार के बेटे की मंगनी थी। उनको खास तौर पर इनवाइट किया गया था। साथ ही अनीता भी कह चुकी थी कि मैं अपने बेटे के लिए कोई खूबसूरत लड़की भी देख लूंगी। लड़की बस अच्छी और संस्कारी होनी चाहिए। मगर उस लड़के के दिमाग में तो मेघा ही छाई हुई थी, शरारती चंचल सी लड़की। अभी तक वह अपने कमरे में तैयार हो रहा था, कुछ आवाजें पूरे घर में गूंजी। ये क्या लगा रखा है तुमने? धोकर आओ अपना चेहरा। जानती हो मुझे मेकअप वगैरह नहीं पसंद। क्या लीपा पोती कर लेती हो? जब तुम पर मेकअप सूट नहीं करता तो करने की क्या जरूरत है? दफा हो जाओ, अपना चेहरा साफ करके आओ, वरना मैं यही चाय तुम्हारे मुंह पर फेंक दूंगा। विश्राम के चिल्लाने की आवाज उस वक्त पूरे घर में गूंज रही थी। सारे नौकर चाकर सहम कर ऊपर कमरे की तरफ देखने लगे थे जहां पर विश्राम मौजूद थे। अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा हुआ देखकर अपनी सेल्फी खींच रहा था, लेकिन अपने पापा की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अपना मोबाइल वहीं पर रखा और सीधा उनके कमरे में आया था। दरवाजे पर नॉक करके जब अंदर दाखिल हुआ तो उसका बाप गुस्से से अभी भी बड़बड़ा रहा था। इस उम्र में भी इसको सजने संवरने की पड़ी रहती है। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बेटा जवान हो गया, पति की दाढ़ी सफ़ेद होती जा रही है और 24 घंटे घुटनों का दर्द लिए रोना डालकर फिरती है। कहीं भी जाना होता है तो फुल मेकअप करके तैयार हो जाती है। अरे औरतें तो मेकअप अपने पति का दिल बहलाने के लिए करती है। और इस उम्र में तुमको किसको फंसाना है जो इतना मेकअप कर रही हो? अपने पापा का इतना बोलना देखकर आगे बढ़ा था। कहने लगा, क्या हो गया पापा, आज तो अपना मूड ठीक करिए प्लीज। हम लोग फंक्शन में जा रहे हैं, जानते भी हैं ना कितने महीने बाद हम पूरी फैमिली एक साथ मिलकर कहीं जा रहे हैं। लेकिन जवाब में विश्राम ने एक सरसरी नजर आशीष पर डाली थी। तभी वॉशरूम में अनीता बाहर निकली। सांवली सी रंगत, नॉर्मल सी हाइट, एक मेहरून कलर का सूट पहनकर वहां तौलिए से अपना मुंह पोंछती बाहर निकली थी। आंखों में नमी और सुर्ख थी। शायद वह जब मेकअप उतार रही थी तो रो भी रही थी। अपनी माँ को इस हालत में देखकर आशीष को दुख हुआ था। वह खुद उन्हें ब्यूटी पार्लर लेकर गया था, उनका मेकअप करवाया था। इतनी प्यारी लग रही थी वह। लेकिन पता नहीं पापा को क्या समस्या थी, मेकअप में देखते ही चिल्ला उठते थे। फिलहाल आशीष आगे बढ़ा और कहने लगा, मम्मी आप ऐसे भी अच्छी लग रही हो कसम से। लेकिन वह अपना कांधा झटक कर आईने के सामने खड़ी थी। कहने लगी, 30,000 रुपये खराब हो गए तुम्हारे, इसलिए तैयार थी कि चलो तुम्हारे बाप जैसा सफ़ेद रंग नहीं तो मेकअप करके ही उनकी तरह दिखूंगी, लोगों में जाऊंगी, थोड़ी उनके जैसी लगूंगी। ऊपर से तुम भी अपने बाप की तरह गोरे हो। मैं तो ना तुम्हारे बाप जैसी लगती हूँ और ना ही तुम जैसी। अपनी माँ के मुंह से ये शब्द सुनते ही आशीष का दिल टूट कर करछी करछी हुआ था। अपनी माँ का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर कहने लगा, मम्मी कोई आपको मेरी नज़र से देखे, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत आप हो। आप ऐसा मत सोचा करो, पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो उन्होंने आपको ऐसे रहने को कहा है। वे आपको बिना मेकअप के पसंद करते हैं। आशीष अपनी माँ को समझा रहा था, लेकिन अनीता एक गहरी सांस लेकर छोड़ा। अपने बेटे को क्या बताती कि तुम्हारे बाप ने मेरा मेकअप इसलिए नहीं उतरवाया, वह मुझे सादगी में पसंद करते हैं, बल्कि इसलिए उतरवाया क्योंकि वह अपने पूरे परिवार के सामने मेरी बेइज्जती करवाना चाहते हैं। मम्मी के फंक्शन में जाने के बाद सब उनसे यही सवाल कर रहे थे, आपने मेकअप क्यों नहीं किया? पहले ही आपका रंग थोड़ा सा दबा हुआ है। ये मेरी बुआ और चाचियाँ मम्मी को ताने मार रही थी, ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है। इतना बड़ा फंक्शन था, सबने इतने अच्छे से मेकअप किया हुआ था और जेवर कपड़े पहने इतने खूबसूरत लग रहे थे। और उस फंक्शन में मेरी माँ से भी बूढ़ी औरतों ने मेकअप किया हुआ था, मगर सबसे अलग अनीता ही लग रही थी, जो अपने पति के कहने पर बिल्कुल मेकअप को धो लिया था और एकदम साधारण कपड़े पहनकर आई थी। उन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता था वह विश्राम की पत्नी है। विश्राम तो खुद ही कोट पैंट पहनकर इतना जवान लग रहा था। कहीं ना कहीं ये बात आशीष को भी महसूस हुई थी। जब हर कोई एक दूसरे के कान में अनीता के बारे में बात कर रहा था, अनीता अपनी आंखों में आंसुओं को साफ कर रही थी। इस बात से विश्राम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कहने लगा, अरे भाई, मैंने तो अनीता से कहा था कि तैयार हो जाओ, लेकिन क्या करूं, माँ बाप ने छोटे घर की लड़की से मेरी शादी करवा दी। चलो इस बात पर भी तसल्ली हो जाती अगर अनीता थोड़ी खूबसूरत होती, पर इसके अंदर तो ये भी खूबी नहीं। अब आप लोगों के सामने ये हर फंक्शन में मेरी बेइज्जती करवाने के लिए चली आती है, तभी तो मैं फैमिली फंक्शन इसके साथ अटेंड नहीं करता और घर के बाहर दोस्तों में तो ले जाने लायक ही नहीं है। ये बातें अनीता ने खुद अपने कानों से सुना तो आशीष के साथ वापस घर आ चुकी थी और फूट फूट कर रोने लगी थी। आशीष भी बहुत ज़्यादा दुखी था। अपने बाप की वो बहुत इज्जत किया करता था, लेकिन अपनी माँ की बेइज्जती भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अपनी माँ को चुप करवाने लगा,
पापा ठीक हो जाएंगे। मगर वह रोते हुए कहने लगी, हमारी शादी को 26 साल हो चुके हैं। अब तो तुम्हारी शादी के लिए भी लड़की ढूंढ रही हूँ। तुम भी बाल बच्चे वाले हो जाओगे। तुम जानते हो, जब तुम इस दुनिया में आने वाले थे तुम्हारा बाप क्या कहता था? तुम्हारे कोख में जो बच्चा है वो मेरी तरह गोरा चिट्टा होना चाहिए, जरा सा भी रंग उसका मैला नहीं होना चाहिए। अगर मेरा बच्चा सांवला पैदा हो गया तो तुम्हें इस घर से धक्के देकर निकाल दूंगा और अपनी जिंदगी में से भी निकाल दूंगा। तुम नहीं जानते कि मैंने कितनी मिन्नतें मांगी थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मेरे बेटे का रंग अपने बाप की तरह सफ़ेद हो। मेरी माँ जो कुछ मुझे बता रही थी, कहीं ना कहीं मेरे बाप का असल चेहरा मेरे सामने आता जा रहा था, लेकिन मैं क्या कर सकता था? माँ कहने लगी, तुम्हारा बाप हमेशा से ही मुझे सबके सामने डिग्रेड करता। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे तो शक हो रहा है कि शायद कोई दूसरी औरत भी उसको पसंद आ गई है। उस रोज मैं कह रही थी कि बेटा जवान हो गया, उसकी शादी के लिए लड़की देखते हैं, लेकिन मोबाइल पर न जाने हंसकर किससे बात कर रहे थे। कहने लगे, अभी तो मैं खुद दूसरी शादी करूंगा, उसके बाद बेटे का सोचूंगा। वे तो ये बात करके कमरे में चले गए थे। न जाने किससे वह कॉल पर बात कर रहे थे, लेकिन मैं पूरी रात ना सो सकी। आशीष, मुझे तो हर वक्त यही धड़का लगा रहता है, कब तुम्हारा बाप घर आएगा और उसके साथ दूसरी औरत होगी। मुझे यकीन हो चुका है उनके दिल में कोई दूसरी औरत है, मगर कौन है मैं नहीं जानती। अपनी माँ को दिलासा देता आशीष चुप हो चुका था। उस रात जब आशीष के पापा घर आए तो फोन पर किसी से बात कर रहे थे, काफी खुश दिखाई दे रहे थे, मोहब्बत भरी बातें करते हुए। इंसान जितना भी अपने चेहरे पर आए रंगों को छुपाना चाहे लेकिन छुपा नहीं सकता। उस वक्त विश्राम का भी यही हाल था और वे जिससे भी बात कर रहे थे वे बहुत ज्यादा ही खुश लग रहे थे। बात करते करते उन्होंने कॉल काट दी और अपना मोबाइल साइड टेबल पर रखा। वॉशरूम की तरफ चले गए थे। यही वक्त था जब आशीष कमरे में आया था। आज तक उसका मोबाइल उसके माँ बाप ने चेक नहीं किया था, लेकिन वह शक के दायरे में पहुंच चुका था कि अपने ही बाप के मोबाइल को उठाकर देखने लगा। स्क्रीन पर जो नंबर जगमगाता हुआ दिखाई दिया था वह किसी और का नहीं था बल्कि मेघा का था। विश्राम, जो अपने बेटे के लिए एक मिसाल था, हकीकत में अपनी इज्जत और मर्तबा अपने बेटे के सामने खो चुका था। मेघा के साथ जिस हद तक मोहब्बत भरी बातें और शादी का ऑफर आशीष ने पढ़ ली थी, उसके तो दिमाग में आग लग चुकी थी। न जाने कब से आशीष का बाप उसके पीछे आकर खड़ा हो गया, उसे पता ही नहीं चला। वह मोबाइल उसके हाथ से छीन चुके थे। कहने लगे, तमीज नहीं है तुम्हें क्या? मेरी अपनी कोई प्राइवेसी नहीं है? किससे पूछकर तुम मेरे मैसेज पढ़ रहे थे? क्या यही परवरिश की है तुम्हारी माँ ने? आशीष कहने लगा, पापा ये सब कुछ क्या है? आप मेघा के साथ इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? वह तो मुझसे भी बहुत छोटी है और मैं कभी सोच भी नहीं सकता आप मेघा के साथ। अनीता जो सारी बातें सुन चुकी थी, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थी। कहने लगी, कौन है ये मेघा? क्या किया तुम्हारे बाप ने उसके साथ? बार बार जब अनीता पूछने लगी तो गुस्से से विश्राम कहने लगा, पसंद करता हूँ मैं उसको। नहीं लगती तुम मुझे अच्छी। वह लड़की भले मिडिल क्लास की है, मगर मैं उससे दूसरी शादी करूँगा। वह भी मेरे साथ दूसरी शादी करने को तैयार है। वह इस घर में आएगी और तुम्हें मैं इस घर से दफा कर दूंगा। ये औरत मेरे पल्ले बांध दी गई। अगर तुम मुझे वारिस पैदा करके ना देती तो मैं कब का तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकाल चुका होता। आशीष के दिल की तार छिड़ चुकी थी। जब अपने बाप के मुंह से उसका नाम सुना तो उसे जलन सी हुई थी। उस लड़की को तो अपना बनाना चाहता था। अनीता और विश्राम के बीच अच्छी खासी लड़ाई हो गई। आशीष दोनों को रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन वे आखिरकार इस घर से शोर मचाते हुए बाहर चले गए थे और कहने लगे, अब कल जब मैं इस घर में आऊँगा तो अकेला नहीं आऊँगा। मेरे साथ मेघा इस घर की मालकिन बनकर आएगी और मेरी पत्नी बनकर आएगी, तुम्हारी सौतन बनकर आएगी। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। अनीता तो वहीं फर्श पर गिर चुकी थी। आशीष रोकर कह रहा था, पापा आप बहुत गलत कर रहे हैं, मम्मी के साथ ऐसा मत करो। अनीता अपने जवान बेटे के सीने से लग गई। वे बहुत परेशान थी, सदमे के हालत में थी। कहने लगी, बेटा कुछ भी करो, रोक लो उसे। अगर वे औरत इस घर में आ गई तो मैं मर जाऊंगी, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। आखिर मेरे पास है क्या? एक तुम्हारा बाप है और एक तुम। तुम्हारा बाप अगर मेरे सामने किसी दूसरी औरत को लाएगा तो मेरी सांस रुक जाएगी, मैं खुदकुशी कर लूंगी। अनीता तो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। अपनी माँ की ये हालत देखकर आशीष रोने लगा था। नहीं माँ, कहने लगा, माँ फिक्र मत करो, मेरे होते हुए पापा कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। पापा जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, मगर वह लड़की उसको तो सबक सिखाकर रहूँगा। इतना कहकर आशीष घर से निकला था। तेज स्पीड गाड़ी चलाता हुआ वह उस मोहल्ले में पहुंचा था जहां पर मेघा रहती थी। फिर रात को दरवाजे पर धड़ाधड़ लात मारने लगा। अंदर मेघा के माँ बाप भी सहम चुके थे। मेघा खुद घोड़े बेचकर सो रही थी। इस बात से अनजान थी कि जो खेल उसने शुरू किया था उसका अंजाम अब कैसा होने वाला है। वह तो बस पैसे हथियाने के खातिर बॉस को
अपनी बातों में फंसा रही थी, लेकिन उसके इस मजाक से एक हंसता खेलता घर उजड़ने वाला था। दरवाजा यूं खटकाने पर मेघा के बाप ने दरवाजा खोला था। सामने आशीष को देखकर कहने लगे, कौन हो भाई? ये क्या बदतमीजी है? दरवाजा इस तरह क्यों बजा रहे हो? मगर अंदर बाप को धक्का देकर आशीष आगे बढ़ा था। कहने लगा, कहाँ है मेघा? उस आवाज़ पर मेघा भी हड़बड़ाकर उठी थी। भागती हुई वो कमरे से बाहर निकली। मेघा अपने सामने आशीष को देखकर उसके सर पर आसमान टूटे थे। कहने लगी, सर आप यहाँ? क्या हुआ है? जिस हालत में थी उसे इसी हालत में घसीटकर बाहर ले जाने लगा। मेघा का बाप शोर मचा रहा था, कह रहा था, छोड़ो मेरी बच्ची को, कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? मगर आशीष के दिमाग पर तो खून सवार था। मेघा को लेकर वह अपने दोस्त के फ्लैट में जा पहुंचा। सारे रास्ते मेघा रोती चिल्लाती रही कि ये क्या कर रहे हैं आप? सर ये क्या तरीका है? लेकिन आशीष इतनी जोर से चिल्लाया था कि उसका कलेजा फट गया। कहने लगा, जो कुछ तुमने किया, मेरे माँ को रुलाया है, और जो कुछ भी तुमने खेल खेला है उस सब का बदला लूंगा। तुम्हें एक बात का जवाब देना होगा। तुम्हें मैं इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि तुम मेरी माँ का घर बर्बाद करो, उसके सुहाग पर हाथ डालो। इतना कहकर उसने गाड़ी रोकी थी। फ्लैट में जाने के बाद फौरन पंडित जी को बुलाया था। आशीष ने कहा, जल्दी से तुम मुझसे शादी करो। पंडित जी जल्दी से मंत्र पढ़ो, हमारी शादी संपन्न करवा दो। मेघा बोली, आप मुझे किडनैप करके मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो। कभी भी आपके साथ शादी नहीं करूंगी। अगले ही पल आशीष कहने लगा, अच्छा शादी नहीं करोगी तो तुम वो सब कुछ मेरे साथ करना चाहती हो, ठीक है। तुम्हारी जिद को मैं तार तार करके तुम्हें कहीं का मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। मेरे बाप को बेवकूफ़ बनाती हो और अपने उम्र देखो, जानती हो कितनी मोहब्बत करने लगा था मैं तुम्हें। मैं चाहता था तुम्हें अपने घर की इज्जत बनाऊं, मगर तुम इस तरह नीच निकलोगी, कभी सोचा भी नहीं था। मेघा घबराकर आशीष को देख रही थी, जबरदस्ती ही सही, मगर वह आशीष से शादी कर चुकी थी। वह अपनी गाड़ी में पटक कर घर ले आया था। सामने ही अनीता सोफे पर बैठी बेहाल थी। जब अपने बेटे को एक जवान लड़की के साथ देखा तो सीने पर हाथ रख लिया। कहने लगी, बेटा ये सब क्या है? तुम्हारा बाप यहाँ अलग शादी की बात कर रहा है और यहाँ तुम उस लड़की को लेकर आए हो। भगवान के लिए कुछ भी ऐसा मत करना। मेरा दिल बहुत कमजोर है, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जवाब में आशीष ने सिर्फ इतना बोला था, मम्मी ये वही लड़की है जिसने पापा को शादी के लिए बरगलाया था। मैं खुद उसे शादी करके ले आया हूँ। ये अब आपके हवाले, आप उसके साथ जो मर्जी करो। बेटे के मुंह से ये बात सुनकर अनीता आग बबूला हो गई थी। अगले ही पल अनीता आगे बढ़ी और उस लड़की को बालों से पकड़कर थप्पड़ मारने लगी। मेघा दर्द से चिल्ला रही थी। आशीष को भी बेयकीनी से देख रही थी। कह रही थी, मेरी गलती क्या है? मुझे किस बात की सजा दी जा रही है? छोड़ो मुझे। लेकिन अनीता मेघा को बालों से पकड़कर कहने लगी, तुझे शर्म नहीं आती? इतनी छोटी है और अपने बाप के उम्र के आदमी को फंसा रही है। दौलत के लालच में मेरा घर बर्बाद करने चली थी। अब देख तेरे साथ क्या होता है। मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तेरा पूरा खानदान देखेगा। मेघा के तो नाक से खून निकलने लगा था। मैं रोई जा रही थी, कह रही थी, मेरी कोई गलती नहीं। मुझे शादी की ऑफर की थी, मैं बहकाव में आ गई थी। मुझे नहीं खबर थी कि समस्या इस हद तक भी बढ़ सकता है। लेकिन असली सजा उसे अब कमरे में जाने के बाद मिलनी थी। मैं सारी रात जिस तकलीफ को झेलती रही वह बहुत थी। चंचल सी लड़की उस रात के बाद बिल्कुल गुमसुम सी हो चुकी थी। आशीष से डरने लगी थी। विश्राम को जब इस बारे में पता चला, जिस लड़की से वह शादी करने चाहते थे, उस लड़की से उनका बेटा शादी कर चुका है और बहू बनाकर उसे अपने घर भी लाया है, वह गुस्से से चीखा था। जोरदार थप्पड़ आशीष के मुंह पर दे मारा था। कहने लगा, कहाँ है मेघा? तुम्हें शर्म नहीं आती? बाप की मोहब्बत पर तुमने डाका डाला है। दफा हो जाओ अपनी माँ को लेकर यहाँ से। तुम्हें मैं अपना बाप नहीं बनाऊंगा। मेरा बस नहीं चल रहा था। अगर तुम मेरे बेटे ना होते तो अब तक मैं तुम्हारा मुंह तोड़ चुका होता। मगर अब क्या किया जा सकता था? उसने जो हरकत की थी उसको उसकी बराबर सजा मिलेगी। अगले ही दिन मेघा पर पूरे घर के काम की जिम्मेदारी सौंप दी गई। मेघा की सास कहने लगी, बहुत शौक है ना तितली बनकर घूमने का और मर्दों को अपनी जाल में फंसाने का। मेघा शिकायती नज़रों से आशीष को देखने लगी, मगर वह झाड़ू पकड़कर कमरे में जाती तो आशीष उसे बचाने वाला नहीं था। रोते हुए उसने घर की सफाई शुरू कर दी। अपनी गलती का एहसास उसे हो चुका था। मैं गरीबी से बहुत तंग थी। अपनी समस्याओं से तंग आकर अपने गरीबी खत्म करना चाहती थी। वह हिंदी सीरियल को देख देख कर उसका दिमाग खराब हो गया था। रातों रात अमीर बनना चाहती थी। यही सोचते हुए उसने अपने हुस्न के जाल विश्राम के आगे फेंकने शुरू कर दिए, मगर वह बुरी तरह फंस चुकी थी। जब तक उसे एहसास हुआ था कि ये सब गलत है, बहुत देर हो गई थी। पूरे घर की सफाई करने के बाद सोफे पर बैठती तो अनीता उस पर बुरी तरह से चिल्ला पड़ती। ये घर का काम तुम्हारा बाप करेगा? आशीष उसको कहता, तुम फर्श पर बैठो। अब तो हद हो चुकी थी। भूखे पेट सारे घर का काम करवाने के बाद
सोफे पर बैठने भी नहीं दिया जाता था। उस पर तो मेघा तड़प उठी, कहने लगी, मैं नौकरानी नहीं हूँ, आपकी बहू हूँ। आप क्या समझती हैं आपकी सौतन न बन सकी, लेकिन आपकी बहू तो बन चुकी हूँ ना। मेरी भी कोई इज्जत है। एक हफ्ते से आपके सारे जुल्म सितम इसलिए बर्दाश्त नहीं कर रही थी। जानती हूँ आप गुस्सा हैं। मेरी गलती इतनी बड़ी भी नहीं है जो आप मुझे इतनी बड़ी सजा दें। आशीष की भी आंखें फैल गई थी। मेघा को यूं बोलता देखकर अनीता का मुंह खुले का खुला रह गया था, जो कि आशीष के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। तभी अनीता गुस्से से तड़प कर कहने लगी, भगा दो इस लड़की को इस घर से। उस दिन के बाद से दोबारा विश्राम इस घर में नहीं आए थे, बल्कि दुबई जा चुके थे और वहां जाकर उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। अब अनीता को भी विश्राम की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आशीष भी अब मेघा के साथ खुश था। अनीता भी अब उससे कुछ नहीं बोलती थी और मेघा ने कुछ दिन के बाद एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। 3 साल के बाद एक बेटे को भी जन्म दिया। अब आशीष का घर परिवार खुशियों से भर गया। आशीष सुबह सारी बातें भूल गया और मेघा से टूटकर मोहब्बत करने लगा। आशीष की माँ भी अपने पोता पोती के साथ बहुत खुश थी। उसको विश्राम की कभी याद नहीं आती थी। विश्राम को बुढ़ापे में बच्चे हो रहे थे। विश्राम के भी 2 बेटियां हुई थी और वे दुबई में ही सेटल हो गया था। लेकिन वह अपने किए पर बहुत पछता रहा था, क्योंकि विश्राम की पत्नी उसको किसी खाते में नहीं गिनती थी, क्योंकि विश्राम से वह काफ़ी जवान थी और अब विश्राम बहुत बूढ़ा हो गया था। विश्राम अनीता को भी बहुत याद करता था, क्योंकि अनीता ने जितना विश्राम को टूटकर चाहा था, वह प्यार उसकी दूसरी पत्नी से नहीं मिल रहा था। और अब ये सोच रहा था, मैंने अपनी पत्नी अनीता के साथ बहुत गलत किया था। शायद इसी वजह से मुझे ये सज़ा मिली है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।